हेलो एवरीवन, डेली एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 27 जून का करने वाले हैं। थोड़ा बीच में गैप हो गया था जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। आज मैं सारे अप टू डेट एडिटोरियल अपलोड कर रही हूँ चैनल में, तो सारे देख लेना। सो फर्स्ट है हम लोग का कीपिंग ह्यूमैनिटी एट द सेंटर ऑफ एआई रिवॉल्यूशन। ये है आपका एडिटोरियल, वीडियो पोस्ट करके आप इसको पढ़ सकते हैं। ओवरव्यू देखते हैं कि जो एडिटोरियल है it comes amid accelerating deployment of artificial intelligence across sector and growing global concern regarding job displacement, privacy erosion और ethical governance जो generally हो रहा है AI की वजह से। It argues that technological progress must remain subordinate to human dignity, constitutional value and social welfare rather than market efficiency alone। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है एआई को लेके। अगर हम लोग देखें कि उसका ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल क्या है, तो एआई जो है एक ऑटोमेटेड रिपीटेटिव वर्क वो करता है। ओके, वो कर सकता है ऑटोमेट रिपीटेटिव वर्क, प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर सकता है और हर सेक्टर्स में वो कर सकता है। फिर अगर हम लोग मेजर गेन्स के बारे में देखें तो वो हेल्थ केयर, देन डिजीज़ प्रेडिक्शन, रोबोटिक केयर एंड पर्सनलाइज मेडिसिन, इन सभी के ऊपर हम लोग देख पाएंगे। एआई जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट को काफ़ी इम्प्रूव करता है, वेदर फोरकास्टिंग को इम्प्रूव करता है और क्लाइमेट रेजिलियंस को भी काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है। इट कैन डेमोक्रेटाइज एजुकेशन, ओके, क्योंकि एजुकेशन हर लोगों तक आपको अवेलेबल कर देगा। नॉलेज एक्सेस काफ़ी ज़्यादा है और पब्लिक जो सर्विस डिलीवरी है वो काफ़ी बढ़िया होता है। इंक्लूसिव यूज़ ऑफ एआई कैन सपोर्ट पॉवर्टी रिडक्शन एंड टारगेटेड वेलफेयर डिलीवरी, ये इसके पॉजिटिव है। क्या है ये इसके पॉजिटिव आउटकम। अगर हम लोग ह्यूमन वैल्यूज़ वर्सेस टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनेशन की बात करें, तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, ह्यूमैनिटी फर्स्ट आता है हमेशा बैलेंसिंग वैल्यूज़ और एंड टेक्नोलॉजीज़ के मामले में। सो रिस्क जो है ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म वो हमको देखने को मिलता है। इधर में देखने को मिलता है प्रिजर्विंग द ह्यूमन एलिमेंट। तो ह्यूमन्स आर मोर देन डेटा, ये हमको मतलब अवॉइड नहीं करना। अवॉइड रिड्यूसिंग इंडिविजुअल्स टू मेयर इकोनॉमिक यूनिट्स और डिजिटल डेटा पॉइंट्स। ओके, डीह्यूमनिटाइजेशन रिस्क जो होता है वो यहाँ पे लिखा गया है। आवर इरिप्लेसेबल ट्रेट्स जो है इन सब के ऊपर, इंट्यूशन, इमोशन, क्रिएटिविटी, वो सब एआई नहीं लेके आ पाएगा। गाइडेड एआई डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है ताकि ह्यूमन्स को भी इम्प्रूवमेंट की मतलब इम्प्रूव हो सके ह्यूमन। तो टेक्नोलॉजी मस्ट कॉम्प्लीमेंट नॉट रीडिफाइन। सो ये पोस्टर आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे आता है नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क एंड इमर्जिंग चैलेंजेस के बारे में। तो अगर हम लोग ये देखें तो एआई जो है इट कुड क्रिएट लार्ज स्केल टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, यूजलेस क्लास हम लोग बोल पाएंगे, क्योंकि थ्रेट, बहुत सारे थ्रेट्स हमको मिलता है यहाँ पे, जैसे कि मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक्स, इलेक्ट्रल मैनिपुलेशन और सर्वेलेंस भी। डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स काफ़ी आते हैं क्योंकि ब्रीचेस होते हैं, एल्गोरिदम बाइजेस होते हैं, ओके, जो इनइक्वालिटीज़ को बढ़ाते हैं। ऑटोनोमस वेपन्स एंड रॉग एआई सिस्टम मिल रहा है हम लोग को, जो सिक्योरिटी कंसर्न्स को काफ़ी बढ़ा रहा है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ एआई पावर जो है इन अ फ्यू कॉरपोरेशन थ्रेटन्स डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। ओके, अगर हम लोग देखें नीड फॉर एथिकल एंड ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में, तो देखो यहाँ पे कंट्रीज़ है उनको एक रोबस्ट और एनफोर्सेबल एआई की ज़रूरत है, ठीक है, जो रेगुलेट करे रादर देन वॉलंटरी नॉर्म्स। ओके, इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, ये पूरा अंडरलाइन कर दिया है मैंने, इसको अच्छे से देखो। जो डिजिटल सोवरेनिटी है और नेशनल जो कंट्रोल है स्ट्रेटेजिक डेटा के ऊपर होना चाहिए। दे आर इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिक डेटा आर इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट। एथिकल एआई digital sovereignty and national control is increasingly important over strategic data। ओके, एथिकल एआई जो है उनका जो फ्रेमवर्क है, ओके, एथिकल डेटा का जो फ्रेमवर्क है, इट शुड एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी, ठीक है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज़ वेरी नेसेसरी टू रेगुलेट क्रॉस बॉर्डर एआई रिस्क। और जो इंडिया का जो एम्फेसिस है ऑन ह्यूमन सेंट्रिक एआई, वो डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के साथ अलाइन करना पड़ेगा, तभी इजी होगा। अगर हम लोग ह्यूमन सेंट्रिक मॉरल फ्रेमवर्क के बारे में बात करें, तो
जो पोप लियो हमारे 14 थे, उनका एक मैसेज था, पोप लियो 14 जो थे उनका एक मैसेज था कि जो ह्यूमन डिग्निटी को एम्फेसाइज करता था ओवर टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी, ठीक है। एथिकल गवर्नेंस जो है वो आइडोलेट्री ऑफ प्रॉफिट को रिजेक्ट कर देता है, एंड टेक्नोलॉजिकल एब्सोल्यूटिज्म, जहाँ पे टेक्नोलॉजी ही सबकी बाप हो, ये इस चीज़ को हम लोग अगर ह्यूमन सेंट्रिक मॉरल फ्रेमवर्क की बात करें तो इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं। ह्यूमन फ्लोरिशिंग डिपेंड्स किसके ऊपर करता है? अपॉन लाइफ एक्सपीरियंसेस, मेमोरी, रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअलिटी, नॉट ऑन टेक्नोलॉजी। AI पॉलिसीज़ जो है इट शुड प्रायोरिटाइज इंक्लूजन, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, और जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो होना चाहिए AI फॉर ह्यूमैनिटी रादर देन ह्यूमैनिटी फॉर AI। ये चीज़, ये जो लास्ट लाइन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? मेंस क्वेश्चंस 15 मार्क्स के ये रहा जो आपको सॉल्व करना है। PYQ लिंकेज के बारे में अगर बात करें, UPSC जो GS4 हुआ था 2024 में 10 मार्क्स का ये AI रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ओके, इसको आप लोग करेंगे और ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट में जाए तो है वन रोज रूल, ये है आपका एडिटोरियल, आप पॉज करके ये पढ़ सकते हैं। ओवरव्यू के बारे में बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया था हम लोग को FCRA जो अमेंडमेंट रूल 2026 उसके बारे में। इट वाज इम्पोजिंग फ्रेश कंप्लायंस ऑब्लिगेशन ऑन NGOs receiving foreign funds. Okay, the move was revive debates over balancing national security and transparency concern. मतलब फॉरेन से अगर पैसा आ रहा है तो क्या ये सही पैसा होगा कि नहीं, ये भी है प्रॉब्लम है। तो नेशनल सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी कंसर्न है विद द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो अगर हम लोग की प्रोविजंस ऑफ FCRA रूल 2026 के बारे में बात करें तो NGO जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, उनको काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्ट कर चुके हैं एक्टिविटीज़ के मामले में टू सेक्टर्स एंड स्टेट ड्यूटी मेंशन इन द रजिस्ट्रेशन। मैंडेटरी डिस्क्लोजर है ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स, वेबसाइट एंड पब्लिकेशन के बारे में, उन सबको भी सुपरवाइज किए जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कैरिंग पॉलिटिकल कंटेंट इन पब्लिकेशन। ओके, पॉलिटिकल कंटेंट आप NGO है तो आप पब्लिश नहीं कर सकते। सेपरेट रजिस्ट्रेशन फीस रहेंगे रिक्वायर्ड फॉर एवरी कैटेगरी ऑफ वर्क इन एवरी स्टेट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस चाहिए होगा। जो पेनल्टीज है उनको एनहेंस कर दिया गया है फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड्स आउटसाइड अप्रूव पर्पसेस। तो अगर ऐसे फॉरेन फंड्स आपको मिल रहे हैं NGO को जो अप्रूव नहीं दिया गया है तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सो गवर्नमेंट रेशनल क्या है? इंटेंडेड टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रेसेबिलिटी और फॉरेन फंड्स, क्योंकि फॉरेन फंड से काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है इसके वजह से। एम्स टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एक्टिविटीज़ अफेक्टिंग सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी, supports stricter monitoring of cross-border financial flow, seeks standardization, okay, and category-wise regulation of NGO activities, continues the policy direction established through 2020 amendments. So concerns क्या है raised by civil society की अगर बात करें तो नेविगेटिंग द सिविल सोसाइटी कंप्लायंस क्राइसिस में ओरिएंटेशन हमारा आता है ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल बर्डन्स के ऊपर, जहाँ के में आपको डिस्प्रोपोर्शनेट कंप्लायंस कॉस्ट भी देखने को मिलेगा एंड मल्टी स्टेट ऑपरेशनल बैरियर्स भी मिलेंगे। इधर अगर देखें तो थ्रेट्स मिलते हैं टू एडवोकेसी एंड ट्रांसपेरेंसी, जहाँ पे आपको आएंगे द चिलिंग इफेक्ट ऑफ द राइट्स, लैक ऑफ रेगुलेटरी अकाउंटेबिलिटी और एम्बिग्विटी एंड सेल्फ सेंसरशिप, ये हमको देखने को मिलता है। तो अच्छे से पोस्टर को जो जो लिखा है वो पॉइंट्स अच्छे से पढ़िए और इसको एनालाइज कीजिए। नेक्स्ट अगर हम लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस की बात करें so see the Supreme Court in Noel Harper okay versus Union of India 2022 जो हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, 2020 का जो FCRA है अमेंडमेंट्स साइटिंग सोवरेनिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न डाले थे क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे। ओके, नोएल हार्पर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे जिसके वजह से जो हमारे FCRA जो ये 2020 है इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स लाए गए थे। However, the court had earlier distinguished legitimate protest and from partisan political activity. इन दोनों को अलग अलग कर दिया था।
इश्यूज इन्वॉल्व क्या क्या थे? बैलेंसिंग आर्टिकल 19 फ्रीडम्स विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19(2). 19 का जो आर्टिकल 19 का 2 है उसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन डाल दिए। मतलब आर्टिकल 19 में आपको बहुत सारे फ्रीडम्स मिलते हैं। ओके, आर्टिकल 19 सभी लोग कमेंट में मुझको देंगे क्या क्या उसमें है इन्वॉल्व। ओके, कमेंट में डालेंगे। उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए गए थे। ऐसा नहीं है कि तुमको फ्रीडम दे दिया गया हो तो तुम कुछ भी करोगे, ठीक है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनको रिकॉग्नाइज किया था एज इम्पॉर्टेंट नॉन स्टेट्स एक्टर्स इन गवर्नेंस। और जो एक्सेसिव रेगुलेशन है इट में वीकेन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड सोशल अकाउंटेबिलिटी। तो अगर हम लोग वे फॉरवर्ड के बारे में आगे क्या होने वाला है उसको अगर देखें, सो डिफाइन पॉलिटिकल कंटेंट प्रिसाइसली टू अवॉइड आर्बिट्ररी इंटरप्रिटेशन, इंट्रोड्यूस रिस्क बेस्ड एंड प्रोपोर्शनल रेगुलेशन इंस्टेड ऑफ ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन। तो एक रिस्क बेस्ड प्रोपोर्शनल रेगुलेशन लाना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि मैंने डाल दिया रेस्ट्रिक्शन, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे से बताओ डिटेल में कहाँ कहाँ क्या करने से क्या कैसा रिस्क हो सकता है। एंश्योर ट्रांसपेरेंट एंड एप्लीकेबल प्रोसीड्योर एंड फॉर लाइसेंस कैंसिलेशन एंड रिन्यूअल, ठीक है। रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ फीस एंड कंप्लायंस बर्डन फॉर जेन्युइन एनजीओ। कुछ एनजीओ जेन्युइन होते हैं, कुछ ख़राब होते हैं, तो जेन्युइन के लिए हमको वो चीज़ें देखने पड़ेंगे। अडॉप्ट ऑफ कोऑपरेटिव रेगुलेटरी मॉडल बैलेंसिंग सिक्योरिटी एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। तो क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? ये है मेंस का क्वेश्चन, ओके, 15 मार्क्स का। यहाँ पे मार्क्स नहीं लिखा गया। एंड ये है PYQ लिंकेज जो हमको मिला। यूपीएससी का आया हुआ गया था GS2 में 2015 में आया था 12.5 मार्क्स का। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो वाइवा वगैरह में पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। दैट्स वाई वी ऑलवेज गिव यू छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपको रिकॉल करने हैं। फिर वाइवा में FCRA क्या है, ग्राउंड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, कैंसिलेशन कुछ भी पूछ सकता है। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। और जो नोएल हार्पर का जो जजमेंट था वो क्यों हुआ, कैसे उनको होल्ड किया गया था, प्रॉब्लम क्या हुआ था, सारा आपको देखना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।